हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 के बारे में। अभी तक हम 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले की गई थी और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम और ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, जबकि अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम इन दोनों ही प्रसिद्ध नाटकों के लेखक हैं कालिदास। ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, इन दोनों ही नाटकों के लेखक हैं कालिदास। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, जिनमें सबसे पहले राजा थे जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो इनका सही क्रम होगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी सांची। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, बिहार में। इसके एक्सप्लेनेशन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला जो नगर था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने जाने के लिए मार्ग था, जबकि जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 है कंधार, नंबर 2 ब्रह्मगिरी, नंबर 3 जोगढ़, नंबर 4 गिरनार और नंबर 5 है लुम्बिनी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं, यानी कि अशोक के शिलालेख इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कंधार से भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से भी प्राप्त हुए हैं, जोगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, गिरनार से भी प्राप्त हुए हैं और लुम्बिनी से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि इन सभी स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी। अशोक के शिलालेख कंधार से, लंपक से, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, ये कालसी है, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर यानी दिल्ली में, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जोगढ़ यानी कि कलिंग, सोपारा, सन्नाती, मास्की, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर और नजराना इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे। तो कथन 1 हमारा गलत है, क्योंकि कर को नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। और कथन नंबर 2 है, नजराना राज्य के द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। ये भी कथन हमारा गलत है, क्योंकि नजराना अनियमित ढंग से एकत्रित किया जाता था। तो दोनों का उल्टा कर दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कि कोई भी कथन सही नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो कि स्वेच्छा से इसे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी कि गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। मौर्य काल में राजकुमारों को प्रांतों में राज्यपाल के रूप में यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। कथन नंबर 2 है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन होता था वहां राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारी कर की वसूली करते थे। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था और यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर भी नजर रखने के लिए जासूस होते थे और अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों पर या छोटे प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियां थीं उनसे शासन किया जाता था। कथन नंबर 2 है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो कथन 2 बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि मौर्य शासक जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग थे और जो नदी मार्ग थे उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। कथन नंबर 3 है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी भेंट दिया करते थे। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। मौर्य प्रदेशों में रहने वाले लोग जो मौर्य प्रशासन के क्षेत्र थे वहां रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी कि भेंट दिया करते थे। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानियां थीं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र यानी कि राजधानी से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक वो आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन कर और नजराना यानी कि भेंट के रूप में प्राप्त होते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, इसे ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है ए मैगिस्थनीज, ऑप्शन बी डिमेकस या डाइमेकस, ऑप्शन सी फाहियान और ऑप्शन डी ह्वेनसांग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैगिस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम था मैगिस्थनीज। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, वो था मैगिस्थनीज। और इस मैगिस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। इसे ध्यान रखिएगा, मैगिस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैगिस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जबकि जो डिमेकस या डाइमेकस है वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फाहियान एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा कि कौन किसके शासनकाल में भारत आया था। डिमेकस या डाइमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। मैगिस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि जब भी सम्राट को जनता के सामने आना होता था तो सम्राट के जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। कथन नंबर 2 है, उनके अंगरक्षक यानी कि सम्राट के अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 3 है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। मैगिस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा था उसका विवरण दिया था और सम्राट के विषय में जो कुछ भी यहाँ तीनों कथनों में बताया गया है वो बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैगिस्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था सम्राट को, और उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर एक प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या ना करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये मैगिस्थनीज ने भारतीय राजाओं के बारे में वर्णन लिखा है अपनी इंडिका पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले मार्ग में पड़ता था, ना कि उत्तर पश्चिम की तरफ। कथन नंबर 2 है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके हैं वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे।
कथन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो कथन 3 हमारा गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो विचार लिखे गए हैं वो हैं कौटिल्य के, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के विचारों को लिखा गया है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में कौटिल्य के विचार हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ही हैं और कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य हो, चाणक्य हो या विष्णुगुप्त हो, तीनों नाम एक ही इंसान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की थी। कथन नंबर 2 है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि में है। तो ध्यान रखिएगा अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कथन नंबर 3 है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो कथन 3 बिल्कुल हमारा सही है। अशोक के एक अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्ठी लिपि में। कलिंग तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग, हमने भी कलिंग युद्ध देखा था अशोक के बारे में, तो वो जो कलिंग नाम है वो ओडिशा का प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा था कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग की विजय की थी, यानी कि अशोक ने अपने राजा बनने के 8 साल के बाद कलिंग को जीता था। लेकिन लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए उस युद्ध में और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिससे मुझे अपार दुख हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया था। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। कथन नंबर 1 है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध में जो भी खून खराबा हुआ था उसे देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। उसके बाद उसने कभी युद्ध न करने की ठान ली थी और उसने धम्म के माध्यम से ही लोगों का दिल जीतना ऐसा माना कि वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है कि वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। और धम्म का मतलब क्या है? धम्म शब्द जो है वो संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, यानी जिसे संस्कृत में कहते हैं धर्म, उसे प्राकृत में कहते हैं धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने लोगों को जगह जगह जाकर शिक्षा देने के लिए धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की थी, धम्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए धम्म अधिकारी, ऑप्शन बी धम्म गुरु, ऑप्शन सी धम्म महामात्र,
ऑप्शन डी धम्म अमात्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धम्म महामात। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी और इन अधिकारियों को कहा जाता था धम्म महामात। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का उपयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने कई संदेशों को कई स्थानों पर शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवाया था। कथन नंबर 2 है, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। कथन नंबर 3 है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अलग अलग देशों में अपने दूत भेजे थे। तो हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर है इसमें, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसके ऑप्शन नहीं है। तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? ऑप्शन है ए देवनागरी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी बांग्ला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि। जो आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अशोक ने अपनी प्रजा को यह संदेश दिया कि हम जो विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं वो किसी काम के नहीं है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश दिया था कि कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीति अपनाएं, जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान करें। तो ये सभी अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश दिए थे। इसकी एक्सप्लेनेशन है, अशोक ने बच्चों के जन्म पर, यात्रा शुरू करने पर, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया था, जिसमें जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, ये सभी सम्मिलित थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे, जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसे ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।